स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमने पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पे हमने पूरा का पूरा लेक्चर दिया था और आपने भी पढ़ा होगा। आई होप के जो भी रूल्स है, जो भी प्रिंसिपल से उसमें आ गए थे और वो डिफ़ाइन कर रहे थे, डिस्क्राइब कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई, यानी कि तो आज को जो हम हैं, हमारा जो टॉपिक है एटॉमिक रेडियाई। तो सबसे पहले इसको हम डिफ़ाइन करेंगे कि डेफिनेशन इसकी क्या होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट एटॉमिक रेडियाई की हम पढ़ेंगे डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे कि कैसे होता है एटम्स की साइज़ या एटम्स का जो रेडियाई, यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियाई यानी कि एटॉमिक साइज़। क्या? एटॉमिक साइज़। किसी भी चीज़ की साइज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को हमारी जो साइज़ होती है वो हाइट के हिसाब से होती है, अर्थ की साइज़ होती है वो रेडियस के हिसाब से होती है और जो मून होता है उसकी अपने हिसाब से, यानी कि वो भी लाइक द अर्थ। और जो हमारा मून है और हमारा सन है उसकी भी साइज़ होती है। तो यानी कि उनकी साइज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम भी एटम की साइज़ को पढ़ेंगे कि एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज़। तो हम उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, कैसे पढ़ेंगे और कैसे हम वो ले सकते हैं ईच एलिमेंट की, ईच एटम की, इन न्यूट्रल स्टेट में और आयन की सूरत में। तो सबसे पहले डेफिनेशन वो है कि द हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल is called atomic radii और एटॉमिक साइज भी हम इसको कहते हैं, एटॉमिक साइज। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो आपका फोकस होना चाहिए वो डेफिनेशन के ऊपर होना चाहिए, यानी कि द हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज। यानी कि जो भी टू एटम्स होंगे लेकिन होमोन्यूक्लियर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर H2 है, ये दोनों डायटॉमिक है लेकिन होमोन्यूक्लियर हैं, और ऑक्सीजन है और ये कार्बन के दो एटम्स होते हैं। अगर हम माने कि किसी भी डायमंड में और ग्रेफाइट में, तो ये सल्फर के जो दो एटम्स होते हैं इसी तरह, यानी कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी उसका हाफ करेंगे हम। यानी कि डेफिनेशन के मुताबिक द हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हम मानते हैं कि ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, लेकिन दोनों एटम जो है होमोन्यूक्लियर हैं, होमोन्यूक्लियर यानी कि एक हाइड्रोजन है तो दूसरा भी हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है तो दूसरा भी ऑक्सीजन होना चाहिए। तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है ये, यानी कि इसका न्यूक्लियस और इसका ये जो सेंटर है न्यूक्लियस है उससे लेकर दूसरे एटम के न्यूक्लियस के तक, तो ये जो डिस्टेंस है यानी कि इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। यानी कि ये जो है ये है बॉन्ड लेंथ, यानी कि ये क्या कहलाएगी? दिस इज द बॉन्ड लेंथ। तो ये है बॉन्ड लेंथ यानी कि 2r। यानी हम कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, यानी कि होमोन्यूक्लियर जो मॉलिक्यूल उनकी बॉन्ड लेंथ है 2r, यानी कि उनकी क्या है? 2r है। तो स्टूडेंट्स यानी कि बॉन्ड लेंथ जो है उनकी बराबर है टू होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल की इज इक्वल्स टू 2r, यानी कि ये हो गई बॉन्ड लेंथ। लेकिन हमें मालूम क्या करना है? बॉन्ड लेंथ तो मालूम हो जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी से, यानी कि इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन से हो जाती है इजीली। लेकिन उसके बाद क्या है कि ये जो एटॉमिक रेडियाई, एक एटम का जो साइज़ है, एक एटम की जो रेडियाई है वो हमें कैसे मालूम होनी चाहिए, कैसे कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं कि यानी कि हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ, जो ऊपर मैंने लिखवाया वो ये है हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ। यानी कि हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ जो होती है उसको, यानी कि बॉन्ड लेंथ को हम हाफ करेंगे तो हमें एक एटम की साइज़ या रेडियाई मिल जाएगा। तो स्टूडेंट जैसे कि कार्बन जो दो एटम्स होते हैं कार्बन के इन डायमंड और ग्रेफाइट, यानी कि डायमंड ले रहे हैं, उसमें जो उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है वो उसको देखते हैं। यानी कि उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है यानी कि 2r जो होता है
वो होता है 1.54 होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉन में होता है, यानी कि 154 एंगस्ट्रॉन होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉन, 1.54 एंगस्ट्रॉन होता है। यानी कि ये जो है, यानी कि कार्बन के दो एटम्स के बीच में होती है इन डायमंड में, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अभी हमें चाहिए एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई कैसे मालूम होगा, यानी कि हाफ करेंगे हम इसका, जो है हाफ करेंगे तो इसका आर इधर हो जाएगा और 1.54 एंगस्ट्रॉन इसका हम हाफ करेंगे। हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन, जो हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ होती है उसका हम जो उसको कहते हैं कि रेडियस, यानी कि एटॉमिक रेडियाई, ठीक है स्टूडेंट सिंपली। तो ये है, अभी ये हो जाएगा क्या, एक कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज। तो ये कितना हो जाएगा, 0.77 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि एंगस्ट्रॉन जो है वो यूनिट है किसी भी रेडियाई का, यानी कि बॉन्ड लेंथ जो होती है, यानी कि लेंथ डिस्टेंस उसका क्या है कि ये यूनिट है। तो 1 एंगस्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, 1 एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर और 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट। ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको, यानी 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर्स और 10⁻⁻10 मीटर्स, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉन। यानी कि ये भी यूनिट है एक, जो हम डायफ्रैक्शन के थ्रू किसी भी छोटे के छोटी साइज को देखते हैं तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ एंगस्ट्रॉन के एंगस्ट्रॉन से, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि ये हो गया हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ जो है उसको हम एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। तो ये है 1.54, यानी कि एंगस्ट्रॉन में क्या है कि ये है हमारा ऊपर वाला जो है वो है बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू कार्बन एटम्स इन डायमंड। लेकिन उसका हाफ करेंगे, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ, तो हमें मिल जाएगा एक कार्बन एटम का एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई। तो यानी कि कार्बन का जो है वो है 0.77 एंगस्ट्रॉन। तो अभी सल्फर के जो न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है बिटवीन टू सल्फर एटम्स वो कितना होता है, वो होता है यानी कि जो 2r होती है, यानी कि जो बॉन्ड लेंथ होती है सल्फर के एटम्स में बिटवीन द टू सल्फर एटम्स, वो होती है 1.06 एंगस्ट्रॉन। तो हम इसको क्या करेंगे कि यानी कि सल्फर की जो है वो रेडियस मालूम करेंगे, तो 1.06 को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, यानी हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ करेंगे तो हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, यानी कि ये 2 पॉइंट होता है, 2.06 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.03 एंगस्ट्रॉन। यानी कि ईच जो हमारा सल्फर का है उसकी जो साइज है, उसकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो है 1.03 एंगस्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट। ये था यानी कि एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन हो गई। लेकिन एटॉमिक रेडियाई की दूसरी भी डेफिनेशन होती है कि द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज। तो वो डेफिनेशन तो है, अभी तो हम मानेंगे कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक, वो उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई। लेकिन ये कहाँ से आया, ये बातें हमें कैसे मालूम हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उससे हमें मालूम हुआ, जो हमने पढ़ा है, यानी कि बॉन्ड लेंथ का हाफ करेंगे तो हमें मिल जाएगा एटॉमिक साइज। तो ये बेसिकली ये बातें थी पहले, यानी कि इनको हम नोट करेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी हम सिंपली कह सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन ये आपको बहुत भी ज़रूरी है क्योंकि ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हमें इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी ये हो गए कि ये जो कार्बन वाला था ये कार्बन का था, यानी कि कार्बन के 2 एटम्स का, यानी कि ये एक कार्बन का हो गया और ये सल्फर का एक का हो गया कि एटॉमिक साइज 1.303 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी क्या है, अभी जो है वो हम चलेंगे कि एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ से निकलती है उसकी तरफ चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने एटॉमिक रेडियाई यानी कि एटॉमिक साइज को हमने पढ़ा, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमें बता रही थी वो हमने पढ़ा। लेकिन जो अभी सिंपल सी डेफिनेशन आ रही है वो क्या है कि दी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ न्यूट्रल एटम,
न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई। यानी कि जो हमने पढ़ा कि जो भी बॉन्ड लेंथ होगी बिटवीन टू होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल के उसका हाफ करेंगे तो हमें एटॉमिक साइज मिल जाएगी। ठीक है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी बता रहे थे। लेकिन अभी क्या है कि सिंपल सी डेफिनेशन वहाँ से हम ड्राइव करते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई। यानी कि फॉर सपोज ये एक एटम है, उसकी ये शेल्स हैं ऊपर की तरफ, यानी कि ये शेल है। तो अभी क्या होगा, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक, यानी कि ये जो हमारा है ये आउटर मोस्ट शेल है, ये है आउटर मोस्ट शेल। तो ये आउटर मोस्ट शेल तक जो है हमारी एटॉमिक रेडियाई होगी या एटॉमिक साइज होगी। यानी कि फ्रॉम दी सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज। यानी कि किसी भी एटम की जो है वो ये डेफिनेशन हो जाएगी। अभी क्या है, अभी जो ग्रुप ट्रेंड होता है कि एटॉमिक साइज कैसे होती है पीरियोडिक टेबल में, उसका ट्रेंड क्या है, तो उसकी तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले हमने ये लिखा है कि आयोनिक रेडियाई, एक हो गया एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज यानी कि, और दूसरा है आयोनिक रेडियाई। तो इसको कैसे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे हम, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ आयन, आउटर मोस्ट शेल ऑफ, यहाँ पर मैंने लिखा है न्यूट्रल एटम, आउटर मोस्ट शेल ऑफ न्यूट्रल एटम। तो अभी अगर मैं कहूँ कि आयोनिक रेडियाई को कैसे डिफाइन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे कि यानी कि न्यूक्लियस टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आयन यानी कि आयन इज कॉल्ड एटॉमिक साइज नहीं होगी, उसको हम कहेंगे कि एटॉमिक रेडियाई। तो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा लिख रहा हूँ, आप इसको नोट करें। तो स्टूडेंट्स यानी कि हम अभी डिफाइन करेंगे आयोनिक रेडियाई को, आयोनिक रेडियाई को हम पढ़ेंगे, यानी कि आयोनिक साइज और आयोनिक रेडियाई। तो स्टूडेंट्स यानी कि दिस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ आयन, पहले क्या था कि आउटर मोस्ट शेल ऑफ न्यूट्रल एटम, लेकिन अभी हम आयोनिक रेडियाई पढ़ेंगे तो उसका क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल ऑफ आयन इज कॉल्ड आयोनिक रेडियाई या आयोनिक साइज। यानी कि डिस्टेंस का जो भी डिस्टेंस होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस से टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ आयन इज कॉल्ड आयोनिक रेडियाई और आयोनिक साइज। तो बच्चों अगर आपको पता नहीं है तो हम पढ़ते चलते हैं कि आयन क्या होता है। आयन, सबसे पहले तो आयन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये जो है आयन, उसको हम कैसे पढ़ेंगे, यानी कि आयन क्या होता है। आयन, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम आर एड, यानी कि ये ऑब्लिक यानी कि आर एड टू न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड आयन, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड आयन। यानी कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम आर एड टू न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड आयन। यानी कि अगर ये फॉर सपोज ये एक न्यूट्रल एटम है, ए जो है ये एक एटम है, न्यूट्रल एटम है, उसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस, यानी कि ये आयन बन जाएगा। अगर ये एक एटम है ए, उससे हम जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं, यानी कि रिमूव कराते हैं, तो ये भी आयन बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमने ऐड किया इलेक्ट्रॉन, ऐड किया तो ये भी आयन बन गया। और अगर हमने ये ए जो न्यूट्रल एटम है उससे हमने रिमूव किया एक इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आयन बन गया, ये भी आयन है और ये भी हमारा आयन है, लेकिन डिफरेंट आयन से, एक एट आयन और दूसरा एन आयन। जो ऊपर वाला है उसको हम कहते हैं एन आयन, क्या, एन आयन। और ये होता है, ये ए प्लस जो होता है वो होता है केट आयन। क्यों इसको कहते हैं केट आयन और आयन, क्योंकि ये रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो आयन
एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा उसको कहेंगे एन आयन, यानी कि ये जो नेगेटिव होता है एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होती है तो वो अट्रैक्ट करेगी नेगेटिव आयन को, तो वो कहलाएगा एन आयन। जो ए पॉजिटिव है यानी कि जो भी कैथोड होगी इलेक्ट्रोड वो अट्रैक्ट करेगी किसको, ए प्लस आयन को, यानी कि उसको हम कहेंगे कि केटायन। यानी कि इसकी तरफ से ये नेमिंग आ गई है कि एनोड की तरफ जो अट्रैक्ट होगा उस आयन को हम कहेंगे एनायन और जो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा उसको कहेंगे केटायन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, इस केस में यहाँ पर हम रिमूव कर रहे हैं तो ये हो गया आयन बन गया, लेकिन आयन कौन सा है, केटायन है। और अगर हमने ऐड किया इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऐड टू न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड आयन, तो ये भी आयन है लेकिन उसको हम कहेंगे एन आयन क्योंकि ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड दी एनोड। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। लेकिन उसकी ऊपर हमने लिखा है डेफिनेशन के द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ आयन इज कॉल्ड आयोनिक रेडिया। ये हो गया आयोनिक साइज यानी कि आयोनिक रेडिया। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो है वो कुछ ना कुछ एक कॉन्सेप्ट और भी है कि जो न्यूट्रल एटम होता है उससे बनता है आयन, पॉजिटिव भी बनता है जिसको हमने केटायन कहा है और नेगेटिव आयन भी बनता है जो है एन आयन। तो अभी जो न्यूट्रल एटम है उससे बन रहा है आयन, तो उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल एटम को हम कहते हैं पेरेंट आयन, यानी कि पेरेंट जो एटम है पेरेंट एटम कहते हैं। जो वो है यानी कि डॉटर एटम कहते हैं, जो आयन होता है डॉटर उसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि जो आयन होता है उसका जो पेरेंट आयन होता है, पेरेंट एटम जो भी आयन होता है उसका पेरेंट एटम यानी कि न्यूट्रल एटम होता है उसकी एटॉमिक साइज में, और जो उसका यानी कि आयन होता है जो बनता है उससे, उसकी जो साइज होती है उसको कंपेयर करेंगे। इन केस ऑफ एनायन एंड केटायन, इन केस ऑफ एनायन एंड केटायन, तो वो वहाँ पर थोड़ा सा चलते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट हम जो है वो यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने बात की कि जो भी पेरेंट एटम होता है उससे बनता है आयन। तो पेरेंट एटम फॉर सपोज ये है और उससे बन गया एक ये आयन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी पेरेंट एटम है, उससे बन गया ये दूसरा आयन, इसको हमने कहा केटायन, ये केट आयन है और ये एन आयन है। ये कौन सा है, ये एन आयन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पेरेंट एटम है, ये क्या है, ये पेरेंट एटम है, यानी कि दोनों जो हैं वो पेरेंट एटम है ये दोनों। तो ये पेरेंट एटम से बन गया केटायन और ये एनायन बन गया। अभी जो है जो साइज होगी, जो रेडियाई होगा, वो इस केटायन का जो होगा वो लेस होगा, यानी कि जो पेरेंट एटम है, पेरेंट एटम जो है उसकी साइज जो होगी वो ज़्यादा होगी देन दी केटायन। और ये जो पेरेंट एटम होगा और उसका जो ये जो एन आयन है, ये एन आयन है, इन केस ऑफ एन आयन, तो ये जो पेरेंट एटम होगा उसकी जो साइज़ होगी वो डिक्रीज़ होगी यानी कि कम होगी, यानी कि ये जो पेरेंट एटम है उसकी साइज़ जो है वो कम होगी देन दी इट्स एन आयन, यानी कि जो एन आयन होगा उसकी ज़्यादा होगी साइज़ देन दी पेरेंट एटम। जो ये पेरेंट एटम है अगर ये बना रहा है केटायन, तो ये जो केटायन है उसकी साइज़ कम होगी और पेरेंट एटम की साइज़ ज़्यादा होगी, यानी कि पेरेंट एटम्स साइज़ इज ग्रेटर देन दी केटायन। और ये जो पेरेंट एटम है उसकी जो साइज़ है वो इज़ लेस देन दी एनायन, वो लेस है एनायन से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया यानी कि कॉन्सेप्ट। अगर हम देखें तो ये है सोडियम और ये सोडियम प्लस है, तो इसकी जो साइज़ होती है वो क्या होती है कि यानी कि इसकी सोडियम में पेरेंट एटम उसकी है 1.57 एंगस्ट्रॉन, यानी कि इसकी जो साइज़ है, और ये जो इसका जो केटायन है उसकी साइज़ है 0.97 एंगस्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, ये जो मैंने बताया, ये जो सारा का सारा मैंने बताया वो आपका क्लियर हो जाएगा इस दो एग्जाम्पल से। ठीक है, तो ये है क्लोरीन और ये है इसकी साइज़ 0.97 एंगस्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो क्लोरीन है आयन वो है 1.81 एंगस्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पेरेंट एटम बना रहा है केटायन, तो उसकी साइज़ देखें, इस पेरेंट एटम की जो साइज़ है 1.57 एंगस्ट्रॉन है और इसका जो केटायन है उसकी 0.97 एंगस्ट्रॉन, यानी कि ये पता चल गया कि जो पेरेंट एटम होगा उसकी साइज़ ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी केटायन से। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल गया, यानी कि ये जो सोडियम है वो पेरेंट एटम ज़्यादा है साइज़ में देन दी
केटायन यानी कि सोडियम प्लस से। तो ये जो क्लोरीन है, अब देखते हैं ये जो है पेरेंट एटम अगर वो एनायन बना रहा है तो इसकी जो पेरेंट एटम की साइज होगी वो कम होगी देन दी एनायन। तो ये यहाँ पर एनायन इसने बनाया है, क्लोरीन नेगेटिव आयन है, तो यहाँ पर क्लोरीन जो पेरेंट है उसकी है यानी कि जो न्यूट्रल है उसकी है 0.97 एंगस्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, तो 0.97 एंगस्ट्रॉन है और इसकी कितनी है, इसकी है 1.81। तो ये इंक्रीज हो गई। जब इसने एक एनायन बनाया तो उसकी साइज जो है वो ज़्यादा हो गई, तो 1.81 एंगस्ट्रॉन हो गई। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए जो भी केटायन होता है बनता है वो कम होता है एटॉमिक साइज में या रेडियाई में देन दी पेरेंट एटम, और जो एनायन होता है वो ज़्यादा होता है देन दी इट्स पेरेंट एटम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी क्या है, अभी ये है कि हम चलेंगे ग्रुप ट्रेंड पर कि ग्रुप ट्रेंड कैसे होता है। जो एटॉमिक साइज होती है और आयोनिक रेडियाई होता है एक ही बात है। ठीक है, अगर किसी भी एटम से हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं या निकाल रहे हैं तो आयन बन जाएगा, यानी कि दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है पीरियोडिक टेबल में। तो वो आज हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो उसकी तरफ चलते हैं आयोनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ग्रुप ट्रेंड जो होता है यानी कि एटॉमिक साइज हम कह सकते हैं कि एटॉमिक एंड आयोनिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट across in periods of periodic table यानी कि P फॉर पीरियडिक और T फॉर टेबल, यानी कि ये हो गया। एटॉमिक एंड आयोनिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस इन पीरियड्स ऑफ द पीरियडिक टेबल, यानी कि जो भी पीरियडिक टेबल में पीरियड्स हैं अगर हम लेफ्ट से जाएंगे राइट की तरफ तो हमारी जो यानी कि एटॉमिक एंड आयोनिक साइज है वो डिक्रीज होगी, ये क्या होगी, डिक्रीज होगी एटॉमिक एंड आयोनिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस इन पीरियड्स ऑफ द पीरियडिक टेबल। और ये जो है वो है, और एक बात है एटॉमिक एंड आयोनिक साइज और रेडियाई जो भी कहें आप इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम अक्रॉस, या हम ये कह सकते हैं टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स ऑफ द पीरियडिक टेबल। यानी कि एटॉमिक साइज जो होती है या आयोनिक साइज जो होती है वो दोनों अगर लेफ़्ट से राइट जाएंगे पीरियडिक टेबल में अक्रॉस दी पीरियड्स तो वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और अगर एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई देख रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स में पीरियडिक टेबल के जो ग्रुप्स होते हैं तो उसमें देखेंगे कि वो इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, तो रीज़न क्या है, ये इस दोनों बातों का रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि तो स्टूडेंट्स यानी कि ये क्यों है, दोनों पॉइंटों का जो रीज़न है वो क्या है, क्योंकि ये जो एटॉमिक या आयोनिक जो रेडियाई है, आयोनिक रेडियाई वो जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है विथ न्यूक्लियर चार्ज, तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक साइज या आयोनिक रेडियाई या आयोनिक साइज जो होती है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है विथ न्यूक्लियर चार्ज। तो स्टूडेंट्स अगर आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे अक्रॉस पीरियड्स में तो आपको पता होना चाहिए जो भी न्यूक्लियर चार्ज होती है वो भी बढ़ती है, लेकिन जो शेल्स होते हैं वो सेम होती हैं, यानी कि एनर्जी लेवल जो होती है वो सेम होती है। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो उसमें क्या होता है इन पीरियड्स में कि जो न्यूक्लियर चार्ज होती है वो बढ़ती है, लेकिन जो शेल होता है आउटर मोस्ट शेल होता है वो सेम ही होता है, उसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करते जाते हैं अब तो जो भी हमारी इनर्ट गैस आ जाती है, नोबल गैस आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट,
तो उसमें क्या होता है कि शेल सेम होता है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है तो हमारी एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो होती है वो टाइटली अट्रैक्ट करती है उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को, उन्हीं शेल्स को अट्रैक्ट करती है। तो वो धीमे धीमे क्या हो जाता है, उनकी जो साइज़ होती है वो कम होती जाती है इन दी पीरियड्स में। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है लेकिन एनर्जी लेवल जो होती है, मेन एनर्जी लेवल जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो सेम ही होता है, उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाते हैं। तो जो न्यूक्लियर चार्ज होती है वो ज़्यादा हो जाती है लेकिन एनर्जी लेवल सेम होती है, तो सेम को वो अट्रैक्ट करके रखती है और उसकी जो एटम्स की जो साइज़ होती है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो दूसरी पॉइंट है उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न भी सेम ही है कि एटॉमिक एंड आयोनिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स ऑफ द पीरियड टेबल। क्योंकि ये रीज़न है कि एटॉमिक जो साइज होती है या आयोनिक रेडियाई होता है या एटॉमिक रेडियाई होता है वो न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्स रिलेटेड होता है। इन्वर्स यानी कि इन्वर्स होता है, यानी कि ये अगर बढ़ती है तो ये कम होती है, अगर ये कम होती है ये तो बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी इसमें क्या होता है, अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं यानी कि यहाँ से यहाँ आते हैं टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स में, तो वहाँ पर क्या होता है कि साइज़ जो होती है एटम्स की या आयन्स की जो साइज़ होती है वो बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, रीज़न क्या है, वो रीज़न ये है कि जो न्यूक्लियर चार्ज होती है वो भी बढ़ती है और जो एनर्जी लेवल्स होती हैं वो भी एक्स्ट्रा एडेड होती हैं, यानी कि एनर्जी लेवल्स भी बढ़ती हैं और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ती है। दोनों इफेक्ट हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है और उसके साथ साथ जो एनर्जी लेवल होती है, शेल्स होती हैं वो भी बढ़ते हैं। लेकिन जो डोमिनेंट यहाँ पर टॉप टू बॉटम में अक्रॉस दी पीरियड्स में और ग्रुप्स में जो डोमिनेंट इफेक्ट है वो है एनर्जी लेवल का, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ती है, वो अपना इफेक्ट करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो एटम का जो शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल, वो बढ़ जाता है। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूक्लियर चार्ज का फोर्स वो डोमिनेंट नहीं होता है, वो रिसेसिव हो जाता है और जो हमारी जो एनर्जी लेवल बढ़ जाती है वो उसकी साइज़ को ज़्यादा कर देती है। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज धीमे धीमे कम हो जाती है, उसका इफेक्ट कम होता है, तो हमारी एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये थी दो बातें, मेन बातें जो थी वो एटॉमिक एंड आयोनिक साइज़ के ऊपर। यानी कि इसके रीज़न ये है कि एटॉमिक साइज़ जो होता है इन्वर्सली रिलेटेड होता है न्यूक्लियर चार्ज के। अगर पीरियड्स में जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज होती है वो बढ़ती जाती है, वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। इफेक्ट होते हैं टॉप टू बॉटम में, एक न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होती है और मेन एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होती है, लेकिन इफेक्ट डोमिनेंट कौन सा है, वो है मेन एनर्जी लेवल का। मेन एनर्जी लेवल अगर इंक्रीज हो जाती है तो न्यूक्लियर चार्ज जो होती है उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, तो न्यूक्लियर चार्ज जो होती है वो कम हो जाती है और इसकी जगह जो मेन एनर्जी लेवल है वो जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें रिपल्शन आ जाती है। तो धीमे धीमे क्या होता है, एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाती है, यानी कि ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाएगी और जो पीरियड्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर चार्ज जो होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन मेन एनर्जी लेवल सेम होती है। मेन एनर्जी लेवल का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ओनली जो इफेक्ट होता है वो होता है न्यूक्लियर चार्ज का। तो हमारी जो साइज़ होती है इन पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है और टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो यही इफेक्ट है, यानी कि ये दोनों ही इफेक्ट हैं। अभी चलते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का क्या इफेक्ट होता है एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई पर। स्टूडेंट्स, आयोनिक रेडियाई इज इनवर्सली रिलेटेड विद द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आयोनिक रेडियाई कम होगा, यानी कि जो भी आयन होगा उसकी जो साइज़ होगी वो कम हो जाएगी। कैसे, देखें, अगर ये है 2+ और ये दूसरा है ये 3+ है, तो अभी देखें कि साइज़ किसकी ज़्यादा है, तो बात ज़्यादा है कि ऑक्सीडेशन नंबर को देखें, ये है 3+ और ये है 2+, तो इसमें क्या होगा कि 2+ वाला जो होगा उसमें अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज की ज़्यादा नहीं होगी देन दी 3+ के। तो यानी कि Fe2+ जो है आयरन, वो उसकी जो साइज़ है वो ज़्यादा होगी देन दी 3+ से, देन दी आयरन 3+ जो है उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो आयोनिक ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है आयोनिक रेडियाई के, यानी कि ये ज़्यादा है तो इसकी साइज़ जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अगर देखें, अगर ये नाइट्रोजन है N-2, तो ये अगर है, ये दूसरा है
N3 माइनस, यानी कि इसके ऊपर जो है -3 है और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है यानी कि ये जो है वो है -2। तो अभी देखें, यानी कि आपको पता होना चाहिए, अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो मेरा उस पर भी लेक्चर है ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये 3 तरह की होती है, एक प्लस में होती है और 0 भी होती है और ये माइनस भी होती है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में भी होती है, यानी कि जो कैटायंस होते हैं, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया है, और एक होता है न्यूट्रल, यानी कि 0 होती है उसके ऊपर, यानी कि ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, और ये होता है माइनस में। तो ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो प्लस वाला होता है और उसके बाद होता है 0 वाला और उसके बाद होता है माइनस वाला, यानी कि ये ग्रुप, ये जो इसका ट्रेंड है, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आर्डर ये ऐसा ही है। तो अभी ये जो -2 है इसकी साइज़ ज़्यादा होगी या -3 वाले की साइज़ ज़्यादा होगी? तो ऊपर जो है मैंने लिखा है आयोनिक रेडियाई इज इनवर्सली रिलेटेड विद द आयोनिक ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर इसका देखेंगे किसका ज़्यादा है, तो जाहिर बात है -2 वाला ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है देन दी -3 से। क्यों ज़्यादा, ये मैंने आपको ये ट्रेंड बताया, ठीक है। तो ये नहीं कि ये जो आयोनिक रेडिया है वो ये जो इसकी है ये जो होगा वो कम होगा देन दी दिस वन। तो ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये ऐसा ही ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि N-2 जो होगा नाइट्रोजन के ऊपर जो -2 है वो कम होगा आयोनिक रेडियाई में देन दी 3- के, नाइट्रोजन जो 3- है, क्योंकि ये हमने ऊपर लिखा है कि रिलेशन विद दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोनिक रेडियाई। ये क्यों होता है, यानी कि ये जो हमारा इसका जो रीज़न होता है वो ये होता है Z/E, यानी कि ये जो एटॉमिक नंबर होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके हिसाब से, यानी कि जो भी एटॉमिक नंबर है, यानी कि आयरन का जो है 26 है, तो ये डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 24, तो इसका क्या है, और इसका जो भी आंसर आए, और इसका देखिए कि 3+ वाले का वो क्या होगा 26, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले हैं तो ये होगा 23। तो इसका भी जो यानी कि Z/E आ जाए आंसर उसका देखें और इस दोनों का देखें, तो यानी कि किसका ज़्यादा आएगा, जवाब जो है वो इसका ज़्यादा आएगा। अगर जिसका यानी कि जो जिसका ज़्यादा आएगा उससे जो है वो यानी कि Z/E जो है वो भी इन्वर्सली रिलेटेड है विथ एटॉमिक रेडियाई से, यानी कि एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई, यानी कि Z/E। तो यानी कि ये अगर इसका कम है तो इसकी साइज़ ज़्यादा है, और अगर इसका आंसर जो है वो ज़्यादा आ जाएगा तो क्या होगा, आयोनिक रेडियाई जो है वो कम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये बातें सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हमारा जो लेक्चर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उसके रीज़न्स, उसके जो ग्रुप ट्रेन हैं और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।